Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we again try to discuss some another theorem which are related to the group theory. थोड़ा सा मेरा मोबाइल गड़बड़ हो गया, इसलिए हो सकता है कि इस वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कि वीडियो क्वालिटी आपकी अच्छी हो। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रूव दैट ए फाइनाइट सेमी ग्रुप G, O in which the consolation law hold is a group। मतलब अगर कोई आपके पास सेमी ग्रुप है और उस सेमी ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट है, तो उस प्रकार का सेमी ग्रुप जो है सदैव ग्रुप बनना चाहिए। ठीक है, फिर एक और फॉर्म में इस थ्योरम को पूछा सकता है एग्जाम में कि prove that a finite semi group G, O is a group if and only if the consolation law hold। कल मैंने if and only if का मतलब बताया था कि अगर A B को इंप्लाई करता है तो B A को भी इंप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर पहले वाले स्टेटमेंट में देखेंगे तो इसमें सिंपली केवल एक पोर्शन है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप है और उसके अंदर कंसोलेशन लॉ मतलब राइट कंसोलेशन लॉ और लेफ्ट कंसोलेशन लॉ होल्ड करता है, तो इस प्रकार का फाइनाइट सेमी ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए? ग्रुप में। दूसरे वाले में देखें तो हम कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप मानेंगे और अगर वो ग्रुप बनता है तो उसके अंदर कंसोलेशन लॉ होल्ड होना चाहिए, और अगर किसी फाइनाइट सेमी ग्रुप के अंदर कंसोलेशन लॉ होल्ड होता है तो वो ग्रुप बनना चाहिए। यानी इसका केवल पहला, इसका दूसरा पार्ट ये पहला वाला थ्योरम है। ठीक है, और वैसे भी आपने ये प्रूव किया है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो उसके अंदर सदैव जो है राइट और लेफ्ट कंसोलेशन लॉ क्या करता है? होल्ड करता है। तो ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब आप यहाँ पे स्पष्ट समझिएगा कि अगर फाइनाइट सेमी ग्रुप हुआ और उसके अंदर कंसोलेशन लॉ मिल गया तो उसे ग्रुप दिखाना है, तो उसमें आपको दोनों तरह से चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप फाइनाइट सेमी ग्रुप को ग्रुप बोलेंगे और उसके अंदर कंसोलेशन लॉ दिखाने का प्रयास करेंगे। आपने प्रूव किया कि अगर G, O कोई ग्रुप है तो उसके अंदर राइट और लेफ्ट कंसोलेशन लॉ होल्ड होता है, वहीं से हो जाएगा। और अगर कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप कन्वर्स पार्ट के लिए अगर कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप है कंसोलेशन लॉ होल्ड होता है, तो उस प्रकार का सिस्टम क्या बनना चाहिए? आपका ग्रुप बनना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल हम दूसरे वाले को आधार बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले को आधार बनाए तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लेट G, O be a finite semi group is a group। मतलब हमने मान लिया कि आपका जो फाइनाइट सेमी ग्रुप है वो ग्रुप बनता है। अब आपको साबित करना है कि इसके अंदर राइट और लेफ्ट कंसोलेशन लॉ होल्ड होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए क्या कर रहे हैं? एंड आल्सो वी एज्यूम let for every A, B is the member of G। ये बताइए कि अगर सिस्टम ग्रुप है तो A इनवर्स और B इनवर्स भी कहां बिलोंग करेगा? G में बिलोंग करता होगा। यानी A इनवर्स B इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ G। ठीक है, नाउ आपने कहा कि फाइनाइट सेमी ग्रुप था, इसे ग्रुप बोल दिया। ग्रुप होने का मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इनवर्सिबल होंगे। तो इस A के अलॉन्ग इनवर्स A इनवर्स ले लिया, B के अलॉन्ग B इनवर्स ले लिया। ठीक है, अब जरा सोचिए, अब हमें राइट कंसोलेशन लॉ या लेफ्ट कंसोलेशन लॉ प्रूव करना है, तो हम क्या मानेंगे? हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, दिस इज कंसीडर दिस इज A ऑपरेशन B इज इक्वल टू A ऑपरेशन C। अगर ये एक दोनों साइड से लॉजिकली कैंसिल हो गया तो आप कहेंगे कि आपका सिस्टम जो है वो लेफ्ट कंसोलेशन लॉ को क्या करता है? सेटिस्फाइड। तो आप याद करिए, आपने थ्योरम किया हुआ था। आप दोनों साइड में A इनवर्स को ऑपरेट करिए। A इनवर्स ऑपरेशन दिस इज A ऑपरेशन B इज इक्वल टू A इनवर्स ऑपरेशन A ऑपरेशन C। ठीक है, ये दोनों साइड में सेम एलिमेंट को ऑपरेट करोगे ग्रुप के तो उसके बैलेंसिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि A इनवर्स G का एलिमेंट है, A G का एलिमेंट है, B G का एलिमेंट है, C G का एलिमेंट है, और G को आप ग्रुप बोल चुके हो तो वो हमेशा जो है एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा।
तो A इनवर्स ऑपरेशन A, दिस इज ऑपरेशन B इज इक्वल टू A इनवर्स ऑपरेशन A, दिस इज ऑपरेशन C, दिस इज बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। नाउ आपने कहा क्या है कि इस A का ये A इनवर्स है, तो अगर ये इनवर्स है तो A इनवर्स ऑपरेशन A या A ऑपरेशन A इनवर्स करने पर सिस्टम की क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। यानी दिस इज E ऑपरेशन B इज इक्वल टू E ऑपरेशन C। ये बताइए E सिस्टम की क्या है, आइडेंटिटी है, और B और C उस सिस्टम का एलिमेंट है और सिस्टम ग्रुप है, तो ये आइडेंटिटी सिस्टम के किसी भी एलिमेंट के ऊपर राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने में उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएगी। मींस E ऑपरेशन B करिए तब भी B मिलेगा और E ऑपरेशन C करिए तब भी C मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C एंड दिस शोज दैट लेफ्ट कंसोलेशन लॉ होल्ड्स इन G। यानी इस ग्रुप के अंदर लेफ्ट कंसोलेशन लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। तो आपने सिंपली इस थ्योरम को आधार बनाया। अगर आपका फाइनाइट सेमी ग्रुप बन गया तो उसके अंदर लेफ्ट कंसोलेशन लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है। सिमिलरली अगेन वी कंसीडर फॉर द राइट कंसोलेशन लॉ, वी कंसीडर दिस इज B ऑपरेशन A इज इक्वल टू C ऑपरेशन। ठीक है। फिर यहां से A कैंसिल होना चाहिए राइट साइड से, and such a law is said to be right consolation law। ठीक है। तो नाउ दिस इज B ऑपरेशन A इनवर्स लिया इज इक्वल टू C ऑपरेशन A इनवर्स। सेम काम, चूंकि A इनवर्स G का मेंबर है तो इसके दोनों साइड में सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ A इनवर्स को ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है। नाउ अगेन सोचिए B किसका एलिमेंट है, G का, A किसका एलिमेंट है, G का, A इनवर्स किसका एलिमेंट है, G का, और सिस्टम आपका फाइनाइट सेमी ग्रुप था और ग्रुप भी बन चुका था, तो डेफिनेटली ये एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो दिस शोज दैट दिस इज B ऑपरेशन A इनवर्स इज इक्वल टू C ऑपरेशन A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए A का इनवर्स क्या है, A इनवर्स है। इन दोनों को ऑपरेट करने में सिस्टम की क्या प्राप्त होनी चाहिए, आइडेंटिटी, क्योंकि आपका सिस्टम जो है ग्रुप है और इस एलिमेंट का ये इनवर्स है, आपने इनिशियली अज्यूम किया। ठीक है। और अज्यूम नहीं किया, ये तो ऑलवेज ऐसा मिलेगा। ठीक है। दिस शोज दैट B ऑपरेशन दिस इज E इज इक्वल टू C ऑपरेशन E बिकॉज़ A ऑपरेशन A इनवर्स या A इनवर्स ऑपरेशन A इज ऑलवेज इक्वल टू E। अब बताइए B सिस्टम का एलिमेंट है और E सिस्टम की आइडेंटिटी है, तो इन दोनों को ऑपरेट करने पर सिस्टम का वही एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए। मींस E ऑपरेशन B या B ऑपरेशन E इज ऑलवेज B एंड आल्सो C ऑपरेशन E और E ऑपरेशन C इज ऑलवेज C। ठीक है। तो दिस इज B इज इक्वल टू C एंड दिस शोज दैट राइट कंसोलेशन लॉ होल्ड्स इन G। यानी कि इस सिस्टम के अंदर राइट कंसोलेशन लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। यानी आप यहां लिखेंगे hence the consolation law holds in G। यानी कि अगर आपका फाइनाइट सेमी ग्रुप बन गया तो उसके अंदर सदैव जो है कंसोलेशन लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। ये तो आपने पीछे भी प्रूव किया, क्योंकि अगर ग्रुप है तो उसके अंदर आपने शुरुआत का एक दूसरा थ्योरम था ये कि इसके अंदर कंसोलेशन लॉ ऑब्वियसली क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है। अब इसका कन्वर्स पार्ट मत प्रूव। कन्वर्स पार्ट का मतलब ये पहला थ्योरम जो इस फॉर्म में दिया होगा, अगर एग्जाम में ये आएगा तो इसका केवल कन्वर्स हमें करना होगा, और अगर ये आएगा तो ये दोनों तरीके से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। कन्वर्सली हम क्या मानेंगे कि आपके पास एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है और जिसके अंदर कंसोलेशन लॉ होल्ड करता है। कंसोलेशन लॉ को होल्ड करने का मतलब कि इसके अंदर इस तरह के लॉज होल्ड करते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट कंसोलेशन लॉ होल्ड करता है। ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि इस प्रकार का कैरेक्टर रखने वाला फाइनाइट सेमी ग्रुप जो है वो ग्रुप में परिवर्तित होना चाहिए। तो आप याद करिए कल आपने एक थ्योरम किया था जिसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे 2 वीडियो बनाना पड़ा था। तो आप लोगों से एक बात और कहनी थी कि जो 2 वीडियो लेक्चर नंबर 14 है पहले उसको देखिएगा और उसके बाद लेक्चर नंबर 15 को देखिएगा, तब आप एक ही थ्योरम को 2 पार्ट्स में मुझे करना पड़ा, तो जिससे कि आप उसे कोरिलेट कर सकेंगे। ठीक है। नाउ कल हमने जो थ्योरम किया था उसका स्टेटमेंट क्या था कि प्रूव दैट ए सेमी ग्रुप इज ए ग्रुप इफ एंड ओनली इफ
the equation AOX is equal to B, YOA is equal to B for every A comma B belongs to G have a unique solution in G। मतलब आपने इसका कन्वर्स क्या पार्ट किया था, आपके पास एक सेमी ग्रुप है और उस सेमी ग्रुप के अंदर अगर उस तरह के इक्वेशंस मिल जाए AOX बराबर B, YOA बराबर B और इनके पास अगर सॉल्यूशन मिल जाए और ये सॉल्यूशन अगर यूनिक हो जाए तो उस कंडीशन में उस प्रकार का कैरेक्टर रखने वाला जो सेमी ग्रुप है वो डेफिनेटली क्या बनाएगा, आपका ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पर कि हम किसी तरीके से कन्वर्स पार्ट के लिए हम अपने सिस्टम को फाइनाइट सेमी ग्रुप बोलेंगे और इस सेमी ग्रुप के अंदर उसी प्रकार के दो तरह के इक्वेशन ढूंढने का प्रयास करेंगे और उन दोनों इक्वेशंस के पास उसी सिस्टम के अंदर एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए, तो जिससे हम अपने प्रीवियस थ्योरम से ये कह पाएंगे कि उस तरीके का कैरेक्टर रखने वाला सेमी ग्रुप जो है किसमें कन्वर्ट हो गया था, ग्रुप में। भाई थ्योरम का मतलब क्या होता है कि आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करने का प्रयास करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, पढ़ने की जरूरत है क्योंकि ये पेपर ऐसा है जो बहुत टफ माना जाता है और कहीं ना कहीं एनालिसिस के तरफ आप मूव करते हैं और इसको सोच समझ के बीएससी पार्ट 1 में रखा गया ताकि आप सेट के बाद इसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकें। ठीक है, नाउ हम कन्वर्सली की बात करें। कन्वर्सली गौर करिएगा, कन्वर्सली हम क्या मानेंगे कि दिस इज let the cancellation law holds in a semi group G comma O। मान लिया कि आपके सिस्टम के अंदर कंसलेशन लॉ होल्ड करता है और किसके अंदर होल्ड करता है, सेमी ग्रुप के अंदर होल्ड करता है। ठीक है, नाउ प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट ए फाइनाइट सेमी ग्रुप G comma O is a group, it is sufficient। देखिए लैंग्वेज बड़ा महत्वपूर्ण है, इट इज सफिशिएंट। यूपी बोर्ड के बच्चों की थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, लिख के पढ़ेंगे, आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, इट इज sufficient to prove that this is AOX is equal to B and YOA is equal to B for every A comma B belongs to G have a unique solution in G। ठीक है, मतलब आपके पास वही प्रीवियस थ्योरम, हम इस फाइनाइट सेमी ग्रुप के अंदर इस तरह का इक्वेशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर सॉल्यूशंस मिलने चाहिए और वो सॉल्यूशन जी में बिलोंग करना चाहिए और जी में बिलोंग करने के साथ साथ वो यूनिक होना चाहिए। तो इस प्रकार के सेमी ग्रुप जो है किसमें कन्वर्ट होता है, लिखा हुआ है टू प्रूव दैट ए फाइनाइट सेमी ग्रुप इज ए ग्रुप, इट इज इनफ। इसके लिए क्या पर्याप्त है कि आप अगर इन दोनों इक्वेशंस के पास सॉल्यूशन मिल जाए, वो सॉल्यूशन यूनिक हो जाए और वो सॉल्यूशन जी में बिलोंग कर जाए, तो इस प्रकार का सेमी ग्रुप डेफिनेटली प्रीवियस थ्योरम से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रुप में। इन सब को आधार देने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन बस ये है कि आपका सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है। ठीक है, तो फाइनाइट सेमी ग्रुप होने का मतलब कि आपके सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं और फाइनाइट होने के साथ साथ उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है और साथ ही साथ इसके अंदर कंसोलेशन लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। तो सबसे पहले तो हम कंसीडर क्या करें, यहां पे जरा गौर करिएगा। हम यहां पे मान लें लेट
let G is equal to, this is A1, A2, this is A3 dot 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 dot, ठीक है, dot dot dot, this is AI, this is AJ, this is AK dot 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 dot, this is AN, ठीक है। मान लिया इस G के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आप कितने हैं, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो हियर भी यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो A, दिस इज आल्सो B डॉट 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 AN, ठीक है। where this is which contains this is n distinct which contains n distinct elements, ठीक है, in G, which contains n distinct elements in G। मतलब आपने क्या कहा कि आपके पास ये सेट है और जिसके अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। भाई G फाइनाइट है, तो फाइनाइट कहने का मतलब कि उसमें एलिमेंटों को संख्या को फिक्स करना। मान लीजिए अभी G बराबर ये ले लिया, वैसे एग्जाम 1 1 1 1, तो इसमें कहने के लिए तो 4 है, लेकिन डिस्टिंक्ट सिर्फ कितना है, 1। यानी मैं क्या बताना चाह रहा था कि इसके अंदर जो A1 A2 डॉट 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 AI AJ AK AB A, B AN, ये जितने भी इनकी संख्या है ये सब अलग अलग है। यानी कि इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है n डिस्टिंक्ट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर फाइनाइट आप कह रहे हैं तो यार आपको 4 एलिमेंट चाहे 10 एलिमेंट चाहे 500 एलिमेंट क्लेम करना पड़ेगा कि उस सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी संख्या क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लेम कर दिया कि सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, n है, और NO क्या है आपके, डिस्टिंक्ट है। अब देखिए आप क्या करिए, and here let for every a comma, let this is a comma b belongs to G में बिलोंग करता ही करता है। अब इस a को लीजिए और क्लोजर लॉ लगाएं, then by closure law this is B है, then by closure law B है, मतलब आप अभी B को छोड़ दीजिए। A किसका एलिमेंट है, G का, दिख ही रहा नहीं दिखता, तभी अगर आपने माना है तो G का एलिमेंट है। इस A को पकड़िए और इस G के हर एक एलिमेंट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हो या जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया हो उसके थ्रू जो है आप ऑपरेट करिए। जब आप ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिएगा, दिस इज A ऑपरेशन A1, A ऑपरेशन A2 डॉट डॉट डॉट, दिस इज A ऑपरेशन AI, A ऑपरेशन AJ, A ऑपरेशन AK डॉट 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 डॉट, A ऑपरेशन A। भाई A को लिया, उसी G का था, उसी G के एलिमेंट को G के हर एक एलिमेंट पर बाइनरी ऑपरेशन O के द्वारा क्लोजर लॉ इंप्लीमेंट किया, ठीक है। तो देखिए हम क्या बोलने जा रहे हैं, दिस इज all, this is the, then by closure law this is all have n distinct elements of G and n distinct elements of this is of G because, मतलब आपने कहा कि ये जितने एलिमेंट्स हैं वो सब n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। इसका कारण क्या है, बिकॉज आप जरा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी कहीं मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्टनेस की बात आती है तो हमेशा उसके दो बातों को आपस में बराबर मान लिया जाता है, मतलब हम दो एलिमेंटों को बराबर मान लेंगे और आप कैलकुलेशन के थ्रू ये पाएंगे कि उन दोनों बातों में कोई फर्क है ही नहीं, और यानी कि आपकी मानी हुई बात गलत है और आपके सिस्टम के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो सब क्या है, आपके डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, A ऑपरेशन AI इज इक्वल टू A ऑपरेशन AJ। देखिए तरीका होगा, कहीं भी किसी भी सेट के एलिमेंटों को डिस्टिंक्ट दिखाने का मतलब आप ये क्लेम करिए
कि नहीं भैया इसके दो एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं और आफ्टर फ्यू कैलकुलेशन यू विल बी गॉट द सम कंट्रोवर्सी एंड आफ्टर दैट यू कंक्लूड दैट कि आपका जो सेट है वो पूरे के पूरे उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो आपने माना दिस इज फॉर i इज नॉट इक्वल टू j। आप जरा सोचो, अगर a हो a1 बराबर a हो a2 मानते तो 1 बराबर 2 नहीं था, वैसे i बराबर j नहीं। चूंकि आपकी ये परिकल्पना है, आपकी ये हाइपोथेसिस है इस कन्वर्स पार्ट के लिए कि इसके अंदर कंसोलेशन लॉ होल्ड करता है, तो चाहे वो राइट कंसोलेशन लॉ की बात करिए और चाहे वो लेफ्ट कंसोलेशन। तो हम यहाँ पर अगर हम लेफ्ट कंसोलेशन लॉ लगाएं तो दिस इज ai is equal to aj, this is by लेफ्ट कंसोलेशन लॉ इन g, ठीक है। अब जरा सोचो यार ai बराबर aj हो गया, तो ये जो आपका इनिशियल हाइपोथेसिस था कि इस भाई इनिशियल फाइनाइट है तो मानना पड़ेगा 10 एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो आपने अगर इसमें n एलिमेंट कह दिया तो इसका मतलब कि अगर ये n डिस्टिंक्ट है तो इसमें कोई भी दो एलिमेंट आपस में बराबर या कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने इस सिस्टम के डिस्टिंक्टनेस पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया तो उसका मतलब कि इसके दो एलिमेंट्स बराबर हैं और इसके दो एलिमेंट बराबर मानने के बाद आप पा रहे हैं कि ये a कैंसिल बाय कैंसिलेशन लॉ, तो ai बराबर aj, इसके डिस्टिंक्ट होने पर ही क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा है, यानी कि इसकी डिस्टिंक्टनेस तभी बनी रहेगी जब a से कंपोज कराने के बाद ये जो n एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं वो सभी कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। अदरवाइज अगर वो डिस्टिंक्ट नहीं है तो इसके डिस्टिंक्ट होने पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा और आपको डिस्टिंक्ट बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सेट आपका कैसा सेट है, फाइनाइट। और फाइनाइट एलिमेंटों में आप अगर 10 एलिमेंट लिख रहे हैं तो आप उसको काउंट कर सकते हैं और वो सब अलग अलग, क्योंकि सेट में रिपीटिशन का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, which is a contradiction, इसको contradiction पूरा लिख लीजिएगा, contradiction, so our supposition is wrong, यानी कि जो A से कंपोजिशन के बाद जो सिस्टम्स बन रहे हैं वो सब क्या है आपके n distinct means this is therefore गौर करिएगा, A ऑपरेशन A1, A ऑपरेशन A2 dot A ऑपरेशन AK dot this is A ऑपरेशन AJ, I वाला भी होगा, dot A ऑपरेशन AN, A ऑपरेशन AN, this is are n distinct elements of G, and so that is a very important line। आपने कहा कि इनकी संख्या n थी, A के हर एक G के एलिमेंट A को उठाया और आपने इसके हर एक एलिमेंट पे कंपोज कराया। आपने कहा कि जो इनकी भी संख्या कितनी मिली, n, ये no डिस्टिंक्ट है, तो यानी कि ड्यू टू क्लोजर लॉ A ऑपरेशन A1 करने पर, क्योंकि A भी G का A1 भी G का दोनों को मिलने के बाद एलिमेंट कहां का मिलेगा, G का। मेरी बात समझिएगा, तो अगर A ऑपरेशन A1 इस G के किसी एक एलिमेंट को देगा, मतलब कंपोज करने के बाद, तो दूसरा कोई और पेयर उस एलिमेंट को नहीं देगा, क्योंकि अगर उसको मान लीजिए आपने A ऑपरेशन A1 निकाला, वो आपका AN मिल गया, तो इसमें से जो रेस्ट बच गए इनमें से कोई भी और पेयर इस AN को प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर AN दो कंपोजिशन देना शुरू हो जाएगा तब तो उसके डिस्टिंक्ट होने पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा। और आपने कहा कि अगर क्वेश्चन मार्क क्रिएट है तो इसके डिस्टिंक्ट होने पर ही क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा। यानी हम क्या यहाँ पे बहुत मेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि A ऑपरेशन A1 G के किसी एक वैल्यू को दे देगा, A ऑपरेशन A2 जिस वैल्यू को ये दे चुका होगा ये दूसरा वैल्यू दे देगा। तो जब ये n टाइम कंपोजिशन हो रहा है तो धीरे धीरे G का हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्राप्त। मतलब ये मान लो A1 दे दिया तो निश्चित तौर पे ये A3 या A2 देगा, मतलब धीरे धीरे हर कंपोजिशन G का हर एक एलिमेंट क्या करता जाएगा, प्रोवाइड करता जाएगा। यानी कि आप यहां लिखेंगे सो G इज इक्वल टू दिस इज A ऑपरेशन A1, A ऑपरेशन A2 डॉट A ऑपरेशन AI, A ऑपरेशन दिस इज AK, A ऑपरेशन दिस इज AJ डॉट A ऑपरेशन दिस इज AN।
ठीक है, ये बिल्कुल इस पर स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि ये कंपोजिशन n टाइम है और कंपोजिशन अगर n टाइम है तो डेफिनेटली बारी बारी, और चूंकि सारे के सारे n टाइम कंपोजिशन डिस्टिंक्ट हो चुके हैं तो और ड्यू टू क्लोजर लॉ ए के जी के दो एलिमेंट को मिलाओगे तो जी का ही मिलेगा। तो जो एक कंपोजिशन अगर इसको दे दिया तो कोई और कंपोजिशन इसको देने को तैयार नहीं होगा, फिर दूसरा कंपोजिशन अगर इसको दे दिया तो कोई और कंपोजिशन ना तो A3 देगा ना तो A1 देगा। फिर धीरे धीरे भाई जब ये n टाइम हो रहा है तो धीरे धीरे NO एलिमेंट ही प्राप्त हो जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा सेट जो है G के बराबर होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इनका ऑर्डर डिफर हो सकता है ये कंपोजिशन A2 दे और ये A1 दे, लेकिन ये पूरा का पूरा G प्राप्त है। और ऐसे एक सेट के अंदर ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेट में A बराबर 1 2 लिखिए चाहे A इक्वल टू 2 1 लिखिए, कॉमा करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से कंक्लूजन आप बहुत क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जरा गौर करिए। B किसका एलिमेंट है? G का। अब ये तो तय है कि इनमें से कोई एक कंपोजिशन B देता होगा, ठीक है, इसमें आपकी सहमति नहीं है क्योंकि G का हर एक एलिमेंट इन कंपोजिशन को करने के बाद प्राप्त होगा। अब ये मुझे पता नहीं कि ये B देगा कि ये B देगा कि ये B देगा कि ये B देगा कि ये देगा ये, लेकिन इनमें से कोई एक B देगा और जो भी B दे चुका होगा कोई और कंपोजिशन करने पर B प्रोवाइड नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं? लेट B बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G, आप सीधे से लिख रहे हैं then there exists a unique element AK belongs to G, ठीक है, such that क्या देखिएगा, such that A ऑपरेशन AK is equal to B। मेरी बात समझिएगा, आप ये भी लिख सकते हैं A ऑपरेशन A2 is also B, तो वो यूनिक एलिमेंट क्या होता है? A2, ठीक है, क्योंकि यहां तो फील करने वाली चीज है ना, तो ये मिलेगा। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं? दिस शोज दैट X is equal to AK belongs to G has a unique solution of the equation AOX is equal to B, यानी इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। अब जरा सोचो कि अगर आप सेम प्रोसेस से, मैं ऊपर रख रहा हूं, सेम प्रोसेस से मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा, अब अगर आप चाहते हैं तो इस ए को इधर से ना ऑपरेट करके इधर से ऑपरेट करते हैं तो आपको क्या मिलता? A1 ऑपरेशन ए, तो इक्वेशन क्या क्रिएट होता? दिस इज Y ऑपरेशन A is equal to B। तो सिमिलरली यू कैन इजिली राइट डाउन हियर, दिस इज सिमिलरली द इक्वेशन YOA is equal to B has a unique solution in G, ठीक है। तो फाइनली यू कंक्लूड दैट कि here this is hence a finite semi group hence the equation AOX is equal to B and YOA is equal to B have a unique solution in a semi group G, O। तो उसी कल वाले थ्योरम से आप सीधे बोलेंगे therefore the finite semi group G, O is a क्या हो जाएगा आपका? is a group, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से आप इसे ऑब्जर्व करिएगा, सिंपल सी बात, आपने फाइनाइट सेमी ग्रुप को ग्रुप दिखाने के लिए एक थ्योरम का सहारा लिया। सहारा ये कि अगर किसी सेमी ग्रुप के अंदर इस तरह के दो इक्वेशंस मिल जाए और इन दोनों इक्वेशंस के पास यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए तो उस प्रकार का कैरेक्टर रखने वाला सेमी ग्रुप जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा था? ग्रुप में, ठीक है। तो आप इस थ्योरम को आसानी से समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इस थ्योरम को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको सबूत कहा जाता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आप इनको आसानी से देखकर अपने अंदर इस थ्योरीज के लिए एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।